हेलो, गुड मॉर्निंग डियर ऑल जेआरएफ एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक योर आदेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। जय हिंद सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों को। आशा करता हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आप लोगों की जो पढ़ाई है, आपकी जो अध्ययन स्वाध्याय प्रक्रिया है, ये भी एकदम अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चल रही होगी। एग्जाम बहुत नजदीक है, समय कम बचा है, कोर्स भी अभी 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 हमको बहुत ज्यादा करना है, तो निश्चित रहिए आप लोग करेंगे। ठीक है, तो आज एक थोड़ा अलग टॉपिक पढ़ेंगे। कल हम मूल्यांकन अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं पूरा। एक मिनट इसको देख लेते हैं क्या हुआ है इसको। एक मिनट, चलिए अभी ठीक है, ऑटो मोड हो गया था। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी अपना मेमोरी टाइप्स। आज जो पढ़ेंगे एक मॉडल और है, अनुभव वाला एक मॉडल है, एक्सपीरियंस। डेल कौन का एक एक्सपीरियंस मॉडल है, अनुभव कैसे हम व्यक्ति स्तर बात सीखते हैं, वो भी हम आज की क्लास में देखेंगे। याद कीजिए, हमने जब अपनी क्लास नंबर फर्स्ट पढ़ी थी, तो वहां हमने मेमोरी लेवल्स पढ़े थे। कौन कौन से मेमोरी के लेवल्स थे? 3 मेमोरी के हमने लेवल्स पढ़े थे वहां पर। कौन कौन से थे आपके? याद कीजिए, रिकॉल कीजिए मुझे, कौन कौन से 3 हमने मेमोरी के स्तर पढ़े थे? याद आया? आ रहा है याद कि नहीं आ रहा अभी भी? देखो, याद आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो समझ लो फिर आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है। रिफ्लेक्टिव सबसे टॉप, अंडरस्टैंडिंग और एक, अब पहला जो मेमोरी लेवल ये आप मुझे बताएंगे। मैंने पीछे से बताया, अंडरस्टैंडिंग, सॉरी, रिफ्लेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग और पहला क्या है आप मुझे बताएंगे अभी। ठीक है, तो देखिए, आज की हम क्लास ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मान के चलिए आज की अपनी जो क्लास है ना, इसको आप दे लीजिए 5 स्टार, क्योंकि आजकल यूजीसी है ना, इस टाइप के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछने लगी है। तो मे भी चांसेस है यहाँ से एक प्रश्न फंस जाएगा हमारे पास। 5 स्टार इसको हम दे लेते हैं। ठीक है, 5 स्टार की रेटिंग हमने दे ली है इसको, तो बहुत ज्यादा चांसेस है एक प्रश्न तो आपका यहाँ से बन ही जाएगा। मे बी बहुत ज्यादा चांसेस है। तो देखिए, पढ़ने को तो इसमें एक टेबल भी मैंने दे दी है आपको, परंतु उसको समझने से पहले आपको जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, यहाँ जो क्वेश्चंस बनते हैं इस यूनिट में, मैंने अपनी हर एक क्लास में आपको कहा होगा, वो आपको अच्छे से स्मरण भी होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आजकल जो क्वेश्चंस बनते हैं वो डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछती। इतना डीप यूजीसी अब जाने लगे हैं उन पेपर को, लेवल को लेकर। अब बहुत से लोग कहते हैं कि यार सिंपल से क्वेश्चन बनते, बन जाते हैं। बन तो जाते हैं, परंतु कितने बनते ये महत्वपूर्ण है ना। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो 5 के 5 हमारे क्वेश्चन बन जाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये ना कि चलो 5 में से 4 तो बन गए यार, 4 तो सबके बन जाते हैं, पर हमको तो बात करना ना, कम से कम एक ये ऐसी यूनिट है जहाँ से 5 के 5 प्रश्न सही होते हैं। यस, बस आपको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है ना आपके कॉन्सेप्ट पे, आपके सब्जेक्ट पे, यदि वह आपने बहुत अच्छे से बिल्ड कर लिए, तो इजीली आप वह 5 प्रश्न भी अचीव कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। परंतु मैंने कहा है कि वास्तविक और स्थायी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर एक सफलता आपसे बहुत कुछ छीन लेती है। आपसे आपका अपनापन छीन लेगी, आपसे आपकी जवानी छीन लेगी, आपसे आपके रिश्ते संबंधों को आपसे छीन लेगी, आपकी सुख सुविधाओं को छीन लेगी। हर एक सफलता आपसे बहुत कुछ छीन लेती है। यदि आप अभी 20-21 साल की उम्र में अगर तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आपने समझ ली कुछ भी नहीं देखा। बहुत कुछ आपके साथ होने वाला है आने वाले समय में, पता चल जाएगा। उनसे पूछिए जो अभी 28, 29, 30 साल की उम्र में है, 32 साल की। बहुत से विद्यार्थी ऐसे, बहुत सी ऐसी हाउसवाइफ हैं जो मेरी क्लासेस देखती हैं, उनसे पूछिए, अब पता चलेगा आपको कि क्या खोना होता है, क्या पाना होता है। और एक बार जब समय निकल जाए तो उस वापस वो समय लाना कितना डिफिकल्ट होता है। इसलिए अभी जो समय है ना, आप इसको डेडिकेटेड होके अपने लक्ष्य के लिए दे दीजिए। बाकी जो चीज़ें हैं ना, वो आपके लाइफ का पार्ट है, वो कहीं नहीं जाने वाला। समय के साथ आपके वापस पुनः मिलेगा। परंतु अभी ये जो समय है ना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, अपने लक्ष्य के लिए समर्पित कर दीजिए। फिर आपके लिए बाकी चीज़ स्वतः ऐसे मिलती चली जाएँगी, आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्या हो गया। एक रिज़ल्ट निकल गया ना, बाकी सारे रिज़ल्ट की लाइन लग जाती है फिर निकलते हुए। ठीक है? तो इसी के साथ हम अब आज अपना प्रारंभ करेंगे मेमोरी टाइप्स, यानी कि स्मृति के प्रकार। हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है? एक-एक करके समझेंगे। पहले स्मृति को ही समझ लेते हैं। हमने स्मृति पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास में, अब पुनः हम स्मृति पर आते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? पहले डेफिनेशन से हम बात करेंगे। क्लियर?
डेफिनेशन क्या कहती है कि स्मृति एक वह मानसिक प्रक्रिया है, क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है, ठीक है? स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभवों की बात की जा रही है, इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरि कुछ घटनाओं की बात की जा रही है और कौशलों को ग्रहण यानी स्किल्स को ग्रहण करना, उनको संग्रहित करना, स्टोरेज करना, किन-किन चीज़ों को? अनुभव, जानकारी, कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं, ठीक है? साथ ही आपकी जो स्किल्स होती है, उन सबको क्या करना है? आपको संग्रहित करना है, ग्रहण करना है, एन्कोडिंग करना, संग्रहित यानी स्टोरेज करना और आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः प्राप्त भी करता है। यह एक प्रक्रिया जो है संज्ञानात्मक प्रणाली है। कॉग्निटिव हमने पढ़ा था ना, कॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन, याद है या भूल गए सब? सेकंड क्लास में, सेकंड या थर्ड क्लास में पढ़ा था। कॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन हमने पढ़ा था। एंड्रागोजी, ह्यूटागोजी, पेडागोजी ये सब पढ़ा है ना? उसी को रिलेट करके ये समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी आज की क्लास। जो हमारे सीखने, स्मृति की प्रक्रिया, जो हमारे सीखने, समझने और निर्णय लेने की समस्या समाधान की क्षमताओं को आधार प्रदान करती है। सीधी-सी बात है, मेमोरी की बात की जा रही है। मेमोरी का कार्य सिर्फ़ इतना नहीं होता कि आप चीज़ों को स्मरण करके रखते हैं, बल्कि ये पढ़िए आप, एक कॉग्निशन मेथड है, एक प्रणाली है जो हमारे सीखने की, हमारी समझने की, हमारे निर्णय लेने की और हमारी सभी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज़ का आधार प्रदान करती है, बेस उसको देती है मेमोरी। आप जो भी निर्णय आपके जीवन में लेते हैं, वो सिंपल इंडिविजुअल आपका एक निर्णय नहीं होता। आपकी बॉडी के, आपकी मेमोरीज़ का भी बहुत ज़्यादा उसमें रोल होता है। तो इसी बात की जा रही है मेमोरी की। सब मेमोरी डिसीजन मेकिंग में कैसे काम करेगी? अभी जब हम इसके लेवल्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे। तो लेवल्स तो हम पढ़ चुके हैं, अभी हम टाइप्स जब पढ़ेंगे। देखिए, मेमोरी की जो प्रोसेस होती है ना, इसमें मुख्यतः 3 चरण होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। कौन-कौन से? पहला होता है एन्कोडिंग, अर्थात किसी भी जानकारी का मस्तिष्क में रूपांतरण करना, मतलब कि स्मरण उसको इसको पहले पढ़ते हैं फिर देखो अभी समझ में आएगा। तो जानकारी का मस्तिष्क में रूपांतरण करना ताकि उसे संग्रहित किया जा सके। यह चरण इंद्रियों यानी जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनके माध्यम से प्राप्त सूचनाओं से शुरू होता है। सबसे पहले क्या है? कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैं आपको भी स्मृति ही पढ़ा रहा हूँ। आपने इससे पहले आप समझिए आपने स्मृति कहीं नहीं पढ़ा, आपको स्मृति के बारे में कुछ भी नहीं पता कि स्मृति जैसी बला होती क्या है। परंतु आज जब आप फर्स्ट टाइम स्मृति पढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें आप क्या हो रहा? अभी क्या हो रहा है? ग्रहण कर रहे हैं आप चीज़ों को। क्या कर रहे हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों? ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं एन्कोडिंग। समझ में आ रहा है ना? समझ में आए तो ही क्लास देखिए, अन्यथा मोबाइल बंद करके सो जाइए या आराम कीजिए। अब थोड़े अपने आप को सीरियस मोड में लेकर आ जाओ यार, है ना? मस्ती मज़ाक वाला टाइम जो था वो निकल चुका। हमने पढ़ाई 2 ढाई महीने, हमने 2 महीने ही हुए हम लोग को क्लास स्टार्ट किए हुए, ठीक है? तो अभी एकदम सीरियस मोड में अच्छे तरीके से तैयारी करना है अपन सबने। क्लियर? फिर आता है भाई साहब संग्रहण यानी कि स्टोरेज की बात होती है। ये क्या होता है? देखो, सबसे पहले अब पहले हमने क्या किया, एक इन्फॉर्मेशन को ग्रहण किया यानी कि उसको पढ़ा, उसको समझा, ठीक है? अभी क्या कर रहे हैं, उस जानकारी को अल्पकालिक या तो कम समय के लिए, इम्पोर्टेंट नहीं है तो कम समय के लिए और एक महत्वपूर्ण है तो दीर्घकालिक स्मृति में बनाए रखना होता है। देखो, 2 चीज़ें होती हैं, मैं आपको एक समझा देता हूँ। एक होता है आपके पास कॉन्शियस माइंड, ये तो सबको पता होगा ना? एक होता है, यार ये पेन भी, सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है? ठीक है, समझ जाना ना, समझ में नहीं आएगा, पेन टेप पे बड़ा दिक्कत आती है लिखने में। कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि एक चेतन मन, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो इसको क्या कहा जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? ये समझ लोगे तो और आसान होगा इसे समझना। चेतन मन और एक होता है अचेतन मन। अब ये शिक्षण में क्या लेना-देना है? बिल्कुल, बहुत लेना-देना है। सबसे स्टार्टिंग तो यहीं से होती है टीचिंग की और आजकल ये मेमोरी के टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जा रहे हैं, ठीक है? छोटी-छोटी डेफिनिशन होती है, आपसे पूछ ली जाती है, क्लियर। चेतन मन वह है जब आपका शरीर क्रियामान है, जैसे कि अभी आप जो मुझे सुन रहे हो, ये किस मन स्थिति से सुन रहे हो? आप ये चेतन मन की स्थिति से सुन रहे हो।
एक होता अचेतन मन, ये कभी सोता नहीं है, ये कभी विश्राम नहीं करता, आपके सोने के बाद भी ये कार्य करता है। क्लियर? सबकॉन्शियस माइंड की बात की जा रही है। और जितनी भी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो फीड होती है वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। आप यदि पढ़ना चाहो, ऐसा लगता है कि मुझे मेरे माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता, एक एक बुक मैं आपको बता देता हूँ, कभी समय मिले, अभी तो समय नहीं होगा, परंतु जो पढ़ना, ठीक है? मैं एक बुक बताता हूँ, डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक बुक है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है? लिख लीजिए पुस्तक, ये पुस्तक है जोसेफ मर्फी की, ठीक है? जोसेफ मर्फी की ये बुक है, तो इसको पढ़ना आप, आपको पता चल जाए कि आपका मन मस्तिष्क कैसे काम करता है, कैसे हम सूचनाओं को याद करते हैं, कैसे उन्होंने ये तक एक्सपेरिमेंट करके उसमें सिद्ध किया है कि सबकॉन्शियस माइंड से उन्होंने बड़ी से बड़ी बीमारी को भी हरा दिया है। आपने एक मूवी देखी हो शायद, मार्वल्स की आती है, जो मार्वल्स की ही मूवी है, उसमें एक कोई सा पार्ट है मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें एक व्यक्ति होता है, जो उसका एक्सीडेंट होता है बहुत गंदे तरीके से, बॉडी काम नहीं करती, परंतु वह अपने सबकॉन्शियस माइंड के आधार पर अपने मन को यह विश्वास दिलाता है, अपने शरीर को, कि वह बीमार है नहीं, और वो लकवे से निकल के, जबकि लकवे से बाहर आना बहुत बड़ी मुश्किल बात, वो अपने पैरालाइज अपने पैरों को ठीक कर लेता है पूरी तरीके से। ये कैसे हुआ? ये सबकॉन्शियस माइंड से हुआ। ये अपने उसने इंस्ट्रक्शन दिया अपने माइंड को। कोई सी भी आपकी बैड हैबिट्स होती है, आप उनको इस आधार पे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं संग्रहण यानी स्टोरेज की। स्टोरेज क्या है? ग्रहण की गई जानकारी को अल्पकालिक या दीर्घकालिक स्मृति में बनाए रखना। यह चरण यह सुनिश्चित करता है कि जानकारी समय के साथ स्थायी या अस्थायी रूप में मस्तिष्क में रहे। सीधी बात है, इंफॉर्मेशन ली है, फिर होते है स्टोरेज की बात आती है। अब जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, अब आप इस देखो, माइंड का एक करता है, आप जिस चीज को जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार दोहराओगे, जितनी बार रिकॉल करोगे, वह लंबे समय तक रहती है, जैसे फैक्ट वाली इंफॉर्मेशन बात। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो एक बार दिखते हैं, लेकिन वो मन मस्तिष्क में लंबे समय तक आपके जहन में रहेंगी। क्लियर? बहुत सी कुछ ऐसे इंसिडेंट होंगे आपके बचपन के जो आपको आज भी याद होंगे, जब आपकी 2 5 साल 6 साल 4 साल की उम्र होगी, लेकिन अभी भी आपको वो सब याद होंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं रिट्राइवल की, यानी संग्रहण की, पुनः प्राप्ति की बात करते हैं। संग्रहित जानकारी को आवश्यकता पड़ने पर मस्तिष्क से बाहर लाना। जैसे कि एग्जाम में जाओगे तो क्या होगा, अभी 4 महीने 5 महीने 6 महीने हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर जब हम मंथ में आप पहुंचेंगे, आप एग्जाम वाले मंथ पे, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको लेकर आना पड़ेगा, वारा नहीं तब फेल हो। तो मन की यही स्थिति, एनकोडिंग स्टोरेज एंड रिट्राइवल, अर्थात ग्रहण संग्रहण पुनः प्राप्ति। क्या लिखा है? संग्रहित जानकारी को आवश्यकता पड़ने पर मस्तिष्क से बाहर लाना। यह चरण हमारे सीखने और निर्णय लेने के डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको कोई भी निर्णय लेना होता है तो आपके पास बहुत सारे अनुभव होते हैं। उस अनुभवों को जब आप रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे लेकर आओगे, तभी तो आप एक बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ का। और जब कभी ऐसी स्थिति पड़े ना आपको कि आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तब कुछ नहीं करना, कुछ समय के लिए आंख बंद कीजिए, अपने आप को शांत कीजिए, और आपकी अंतरात्मा से जो जो अंतरात्मा होती क्या, वही तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। वही आपको एक वॉइस देता है, उस समय जो वॉइस आती है वही आपके सबकॉन्शियस माइंड की आवाज होती है। क्लियर? तो यह है आपकी पुनः प्राप्ति की बात यहाँ पे की जा रही है। अब बात करते हैं इसके कुछ की फीचर्स के। देखो स्मृति, ये देखो मैंने पहले जो लाइन बताई थी वो यहाँ मिल गई। स्मृति केवल तथ्य या घटनाओं तक सीमित नहीं होती, यह कौशल, हैबिट्स, इमोशंस एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस भी शामिल करती है। क्लियर? यह समय और अनुभव के साथ बदलती और विकसित रहती है, स्वाभाविक है। समय के साथ चीजें बदलती हैं, मन मस्तिष्क की भी स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है, विकसित होती है। तभी तो उसे मन कहा जाता है कि मन बड़ा चंचल होता है। ये मन और स्मृति एक ही है, ठीक है? और क्या लिखा है इसमें? मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से होते हैं, जैसे हिप्पोकैम्पस होता है, ठीक है? हिप्पोकैम्पस लिखा है, अमिगडाला, सेरिबेलम, ठीक है?
और एक होता ही है कौशल एरियाज स्मृति के पुनर्निर्माण, ये देख लेना नाम, हिप्पोक्रेट्स वगैरह कभी आ जाए तो आपको दिक्कत ना रहे। इंग्लिश में वही है, सिंपल सी इंग्लिश है, पढ़ोगे आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्या बात मेन ये रखना, इसके जो 3 पार्ट है, एनकोड्स, स्टोरेज एंड ट्राइब्स। ठीक है, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये लाइन इसमें याद रखना। सिर्फ मन का काम रिकॉल करना नहीं होता चीजों को, स्टोरेज करना नहीं होता, एक ब्रॉड लेवल पे उसको हम पढ़ते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है। अब इसके टाइप्स की बात करती है, पहला आता है सेंसरी मेमोरी, यानी कि संवेदी स्मृति क्या होती है। क्लियर, देखिए संवेदी स्मृति हमारे मस्तिष्क की वह प्रारंभिक स्मृति प्रणाली होती है, अर्थात सेंसरी मेमोरी इज द इनिशियल स्टेज ऑफ मेमोरी दैट वेरीफाई रिटेन इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू द सेंस बिफोर इट इज द प्रोसेस फर्दर। अर्थात संवेदी मेमोरी जो हमारी होती है, एक मस्तिष्क की वह प्रारंभिक स्मृति प्रणाली होती है जो किसी संवेदी उत्तेजनाओं यानी कि स्टिमुलस की यहाँ पे बात की जा रही है। सेंसरी, संवेदी अर्थात सेंसरी स्टिमुलस को बहुत ही अल्प समय के लिए संचित रखती है। क्लियर, ये याद रख लेना, कभी संवेदी स्मृति की, संवेदी मतलब सेंसरी मेमोरीज होती हैं ये। इसके भी एग्जाम्पल आएंगे ना और समझ में आ जाएंगे। मैं क्या एग्जाम्पल दूं, पूरा पढ़ लेते हैं, आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। इसको देखो, कितने समय के लिए इस समय पूछा जाता है, तो अल्प समय के लिए संचित रखती है। जब हम अपने इंद्रियों, पता है ना हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय में, आंख, कान, नाक आदि के माध्यम से किसी वस्तु, ध्वनि या गंध को ग्रहण करते हैं तो वह जानकारी तुरंत ही संवेदी स्मृति में प्रवेश करती है। सेंसरी मेमोरी याद रख लेना, सेंसरी जितनी भी हमारी संवेदी जिन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम जो भी नॉलेज प्राप्त करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में भी जा होती है बहुत सारी चीजें। अब जैसे कि पहली बार आपने गरम गरम कुछ चीज पकड़ी, तो आपने जब हाथ से उसको पकड़ा तो ये मेमोरी बनी कि नहीं बनी। सिर्फ आप जो चीजों को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वही मेमोरी नहीं होती। आपका शरीर का जो पार्ट जिस चीज को जैसे महसूस कर रहा है, वह भी एक मेमोरी है। कोई व्यक्ति एक फूलों के बाग से निकला, उसे अनेकों तरह के पुष्पों की सुगंध मिली, उसमें से मोगरा भी होगा, चमेली भी होगा, गुलाब भी होगा। जब उसे पता चले कि ये खुशबू इस फूल की है, तो उसका परिचय भी होगा। अन्यथा कभी क्या होता है यार, आपने देखा हो गया, कोई स्मेल आप जा रही है, यार ये स्मेल मैंने कहीं सूंघी सूंघी है, ये स्मेल मैंने कहीं ना कहीं तो इसको स्मेल किया है, इस खुशबू को। पता नहीं होता वो स्मेल किस चीज की होती है, किस पुष्प की होती है। ठीक है, कोई दुर्गंध भी हो सकती है। तो ये सब किससे होना, ये सब सेंसरी मेमोरी की बात की। तो ये आपके कहा जाती है, आपकी संवेदी स्मृति में आपके पास फीड हो जाती है। जैसे हमारे लैपटॉप कंप्यूटर में, आप ऐसे समझ लेना, जितने भी टाइप्स में जो बताऊंगा, ठीक है। अब इसको तो ये, अब ये चीजें तो वैज्ञानिक भी सही से नहीं निकाल पाते कोई भी, क्योंकि मांसपेशियां होती है मस्तिष्क के अंदर, बहुत सारी नलिकाएं होती हैं, ठीक है, वाहिकाएं होती है, रक्त वाहिका होती है, तो इतना ज्यादा नहीं पता पड़ पाता, लेकिन एक हिस्सा है कि इस जगह आपकी स्मृति रहती है। ठीक है, अब हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर, आपका डेस्कटॉप होता होगा, आपका मोबाइल भी होता होगा, इसकी फाइल मैनेजर में आप जाइए। फाइल मैनेजर में क्या होता है, बहुत सारे ऐप हम फाइल्स बनाते हैं अलग अलग फाइल्स के, जैसे मैं बनाता हूँ, मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का मेरे पास अलग फाइल है, तो अलग अलग फाइल अलग अलग डाटा रहेगा। ठीक उसी प्रकार एक हम बात कर रहे हैं सेंसरी मेमोरी की। इसमें कौन सी मेमोरी, जो भी संवेदी स्मृति में प्रवेश करते हैं, जो भी हम अपने ज्ञानेंद्रियों से जो भी नॉलेज जानकारी ग्रहण करते हैं, वो सब कहाँ पहुंचते हैं, आपकी संवेदी स्मृति में प्रवेश करते हैं। इसका कार्य बाहरी वातावरण से प्राप्त सूचना को बहुत ही क्षणिक रूप में, क्षणिक का मतलब होता है कम, सूक्ष्म की बात, क्षणिक, कम समय के लिए, ये सही रहेगा इसमें। क्षणिक रूप में आता है, तो क्षणिक रूप में बनाए रहना होता है, ताकि मस्तिष्क यह निर्णय ले सके कि आगे उसे प्रोसेस करना है या त्याग देना है। सेंसरी मेमोरी ने चीजों को लिया, अब उसके मस्तिष्क को, अब हमारा माइंड डिसीजन कर लेता है कि इस मेमोरी को इसे अपने परमानेंटली इसको स्टोर करके रखना लॉन्ग टर्म में, या इसको ठीक है छोड़ दो, निकाल दो। कभी कभी आप कहीं निकलते हो, कुछ चीजें आपने महसूस की, स्पर्श की, अब इंपॉर्टेंट होगी तो वो चीजें आपके लॉन्ग टर्म में चली जाएगी, नहीं होगी तो आपका मस्तिष्क उसे डिक्लाइन कर देगा वहीं के वहीं। ठीक है, अब देखिए इसके संवेदी स्मृति की बहुत ही अवधि जो होती है ना, ड्यूरेशन की बात की जा रही है। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ सेंसरी मेमोरी इज एक्सट्रीमली ब्रीफ, typically from 0.25 to
टू 2 सेकंड, इतनी कम रहती है इसकी। आप दिन भर में ना जाने कितनी चीज़ों को देखते हैं। अच्छा 1 मिनट में आपको और इसको ये बहुत इम्पोर्टेंट है यार ये। आप दिन में कितनी चीज़ों को देखते हैं? बहुत सारी चीज़ों को देखते होंगे। आपको एग्ज़ैक्ट कितनी चीज़ें याद रहती है? आप मार्केट जाते हो, कभी देखना। आप मार्केट में 2 घंटे घूमे, आपका शहर क्षेत्र में कोई भी मार्केट होगा, आप सुबह घर से निकलोगे, शाम को वापस जब आओगे 4-5 घंटे घूम कर आओगे। आप सोचना और आपको कितनी चीज़ें याद रहती हैं, वहाँ से लेके वहाँ तक कितने लोग मिले, उनका रंग कैसा था, उन्होंने कौन-सी शर्ट पहनी हुई थी, नहीं रहेगा याद। क्यों? हमारा माइंड ये स्वतः तय कर लेता है कि उसके लिए कौन-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, कौन-सी नहीं है। हो सकता है उसमें से 2 ही 3 चीज़ें आपके पास रहेंगी, लेकिन कुछ दिनों बाद वो भी आप भूल जाएँगे। जिससे आप शॉपिंग कपड़े खरीद के लाएँ, वो दुकान आपको याद रह सकती है। ये लॉन्ग टर्म में चला जाएगा सब। लेकिन उस दुकान के पास में क्या रखा था, ये याद नहीं रहेगा। वो दृष्टि पड़ेगी वहाँ। वो 1 डेढ़ सेकंड के लिए वो पहचान लेंगे। जैसे हम चलते हैं ना रास्ते पे, सामने से कोई वाहन आता है, ये क्या होता है? सेंसर ये आपकी इंद्रियों ने आपकी जो आँखों की जो इंद्रिय उन्होंने वो चीज़ देखा, उसको डिटेक्ट किया, आपको दिया तो आप साइड होते हैं। इसलिए ये बात की जा रही है यहाँ। घर में हम चलते हैं, कभी-कभी लाइट चली जाती है। आपको पता है कि आगे से जाके एक दीवाल है और उसके पीछे से सीढ़ियाँ हैं। आप देखना कभी भी आप ऑटोमैटिकली अंधेरे में भी सही डायरेक्शन में चल जाते बिना उससे टकराए। क्यों? आपको आपकी स्मृति में वो चीज़ बार-बार फीड हो चुकी है। अब उसके लिए आपने पढ़ा नहीं है कि मेरे घर में मैं 5 कदम चलूँगा, 6 कदम चलूँगा, फिर एक दीवाल है, फिर सीढ़ियाँ मिलेंगी। आपकी सेंसरी जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इन्होंने उस चीज़ को ऑलरेडी डिटेक्ट किया है और अपने आपके मन ने उसको जो है फीड अच्छे से कर लिया है। यहाँ तक कि लाइट जाने पर आपको आपके कमरे की चीज़ें भी अच्छे से याद क्योंकि आप उन्हें बार-बार देखते हो, वो चीज़ें आपको परमानेंटली लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। इससे बेहतर अगर कहीं समझ में आ जाए, प्रणाम आप लोगों को। ये विषय मैं इसलिए समझा पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एथिक्स पढ़ा है। दर्शन शास्त्र में मेरी काफ़ी बढ़िया रुचि है। मिलेंगे तो कभी-कभी समय आने पे मैं आपको बढ़िया दर्शन से रिलेटेड क्लासेस लेकर आऊँगा, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं आगे। एक बात मुझे याद आ रही है, इसे आपके लिए बता देता हूँ। हताश मत होना आप लोग, आपके लिए शायद ये मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। जीवन में ना बहुत कुछ बिना तय किए होता है। मैक्सिमम आप जो तय करते हैं वो नहीं होता। सर कहोगे ये कैसी बात है? बहुत से लोग आईएएस बनना चाहते हैं, बन जाते हैं। देखो एक होती है मजबूरी और एक होता है ख्वाब देखना। पर उस दौरान बहुत सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसलिए जो जैसे मिल रहा है ना उसे स्वीकार करके फिर आप अपनी मेहनत के दम पर चीज़ों को आगे करना। बस ये कहना चाहता हूँ। अब ये डिबेट बहुत बड़ा विषय है। इस पे डायरेक्ट डिबेट नहीं जाने का अपन ने, ठीक है? अब इसमें देखो 2 तरह के इसके प्रकार होते हैं। एक होता है दृश्य, अब ये इन्होंने डेटा दिया है भाई साहब कि कौन-सी कितने समय तक रहती है। अभी मैं बात कर रहा था ना, हम दृश्य और श्रव्य 2 ले लेते हैं इसके मेन टाइप, ठीक है? जैसे होती है दृश्य यानी कि आइकॉनिक स्मृति की हम दृश्य स्मृति की बात की जा रही है, आइकॉनिक मेमोरी की यहाँ पे बात की जा रही है, यानी विज़ुअल, ठीक है? आइकॉनिक मेमोरी और इकोइस मेमोरी की यहाँ पे बात की जा रही है। यह आँखों द्वारा प्राप्त दृश्य सूचना को संचित कर जिसकी अवधि कितनी होती है? 0.5 सेकंड ये पूछ लिए जाते हैं ऐसे प्रश्न याद रखना। 0.5 सेकंड होती है। श्रवण की कितनी रहती है? 2 से 4 सेकंड। सुनने की जो मेमोरी रहती है ये 2 से 4 सेकंड रह सकती है। अब इसमें कुछ कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो लॉन्ग टर्म में चली जाएगी। दिन भर में ना जाने आप क्या-क्या सुनते होंगे, किसने क्या-क्या नहीं रहता याद। अभी मैं जो कुछ बोला हूँ ना इसमें से भी आपको एक-एक बट तो बिल्कुल भी याद नहीं होगा। अभी भी अगर 2 मिनट आप क्लास पॉज़ करके अगर सो रिकॉल करोगे तो नहीं रहेगा याद। अगर आप ये सोच के सुन रहे हो कि हाँ, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आपको सारी की सारी चीज़ें याद रहेंगी। जो क्लास के स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था बिल्कुल भी याद नहीं होगा। वो ग्रीटिंग वगैरह वो फिर बीच में मैंने कुछ बोला था वो नहीं होगा याद। ये नेचर है हमारी बॉडी का। यही सब तो पढ़ के आप बच्चों को समझा पाएँगे कि उनको कैसे समझाना है बच्चों को, कैसे उनको चीज़ें सिखाना है। अब देखो ये क्यों पढ़ाया जा रहा है भाई साहब स्मृति, तो स्मृति इसलिए 1 मिनट ना होल्ड करना ज़रा-सा। चलिए, ना भी मच्छर परेशान करेंगे, मैं चालू कर देता हूँ ऑल आउट, ठीक है। तो स्मृति क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? स्मृति पढ़ने का उद्देश्य ही यही है कि सर
जब आपको ये पता चल जाएगा कि हम बच्चों को चीजें कैसे याद करें, तो फिर आप वो सारी चीजों को आप प्रैक्टिकली आप यूज करोगे। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं आगे चलकर। आप रिसर्च करोगे, आप किसी भी क्षेत्र में जाके कार्य करोगे तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए। इससे सिर्फ आपके स्वयं का ही आप विकास नहीं करोगे, उन सभी का भी विकास करोगे जो आपसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसलिए मेमोरी इंपॉर्टेंट है। यूजीसी इसलिए लेकर आया इसको। एग्री करते हैं ना आप लोग? तो ऐसे पढ़ोगे तो मजा आएगा। ठीक है। और क्या लिखा है? संवेदी स्मृति का मुख्य कार्य होता है सूचना को तुरंत गायब होने से बचाना। देखो क्या लिखा है? सूचना को, आप जो भी चीजें देखती है तुरंत डिलीट नहीं होता, हो सकता है 10 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद डिलीट हो जाएगी। कुछ चीज इंपॉर्टेंट होगी, वो लॉन्ग टर्म में बनी रहेगी। इस क्लास में जितना टाइम लगे ना उतना दे दो आप, लेकिन एक बार अगर ये समझ लिया ना इन सब चीजों को, लाइफ टाइम आप कभी भी कंफ्यूज रह ही नहीं सकते यार। लिटरली बता रहा हूं आप सबको मैं। ठीक है। संवेदी स्मृति का मुख्य कार्य होता है सूचना को तुरंत गायब होने से बचाना, उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी तक पहुंचाने के लिए तैयार करना, और अटेंशन प्रक्रिया से जुड़ी होती है, क्योंकि केवल यही जानकारी आगे बढ़ती है जिस पर व्यक्ति का ध्यान केंद्रित होता है। आगे ही ना वो वाली बात जो मैं अभी समझा रहा था आपको नॉर्मल भाषा में, केवल वही जानकारी हाईलाइट कर लीजिए। ऐसे ऐसे वर्ड को ना जब आप पढ़ोगे ना जी नोट्स प्रिंट करके, तो इनको हाईलाइट कर लिया करना। केवल वही जानकारी आगे बढ़ती है जिस पर व्यक्ति ध्यान केंद्रित करता है। समझ आ गया? बाकी सब क्या होती है? उड़नछू, सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है। देखिए अल्पकालिक ये लिखा भी है ना, अल्पकालिक इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी तक। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए। काफी सारी है, 10-12 कम से कम टाइप्स हम पढ़े। अब आती है एक अल्पकालिक मेमोरी। ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, अभी एक वर्ड आया था, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, कि कितने समय इसका रहता है। तो टाइम वगैरह ड्यूरेशन अच्छे से याद रख लेना। देखो क्या लिखा है? अल्पकालिक स्मृति, अल्पकालिक स्मृति वह मानसिक प्रणाली है जिसमें जानकारी थोड़े समय के लिए सक्रिय रूप से संग्रहित रहती है ताकि उसे तात्कालिक कार्यों में प्रयोग किया जा सके। यह संवेदी स्मृति से प्राप्त सूचना को अस्थायी रूप से, तभी आ जाए ना टेम्परेरी या परमानेंट, तो अल्पकालिक का मतलब ही क्या होता है? टेम्परेरी। ये लिख लेना, ये वर्ड लिख लो, टेम्परेरी। ठीक है। टेम्परेरी रूप से धारण करती है, और यदि उस पर ध्यान दिया जाए, तो पुनरावृत्ति की जाए, तो वही सूचना दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित भी हो जाती है। अर्थात जो इन्फॉर्मेशन हमने ली है, अगर उस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि हमें ये को रखना है बार-बार, तो वह स्मृति कहाँ चली जाएगी आपकी? रिहर्सल की जाएगी, जब उसकी पुनरावृत्ति की जाएगी, जब उस मेमोरी, जैसे कि आज आपने पढ़ा, मान के चलिए, मैं एक रचना है पॉलिटिकल मैन, लेने की एक रचना है पॉलिटिकल साइंस में, एक ऑथर है, या एरिस्टोटल की कोई सी भी एक रचना ले लीजिए आप। ठीक है। अब आपने वो रचना एक बार याद की, नहीं रहेगी याद। लेकिन जब उसके आप बार-बार रिहर्सल करोगे, उसकी पुनरावृत्ति करोगे, तो वहाँ जो आपने इन्फॉर्मेशन ली वो कहाँ चली जाएगी? लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। 5 साल 5 महीने, 6 महीने बाद भी जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको याद आएगी। लेकिन बशर्ते है कि आप उस चीज़ को बार-बार रिकॉल करते रहें। अब देखो इसमें क्या समझ में आया, कि आप जो पढ़ रहे हो पेपर 1, पेपर 2, अगर आप इसका मल्टीपल रिवीजन नहीं करोगे, तो आप 3 महीने बाद पहुँच जाओगे, सारा गुड़-गोबर कर ही आओ। गुड़ और गोबर एक करके आओगे आप। पूछेगा राम, आंसर दे के आओगे। पूछेगा श्याम का चरित्र, आप श्याम का चरित्र बता के आओगे। ये स्थिति हो जाती है फिर। आंसर होगा रिसर्च का, आप टीचिंग का समझ के आंसर लगाए हो। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। हायर एजुकेशन का क्वेश्चन होगा, लगेगा टीचिंग एप्टीट्यूड का पूछा है। क्वेश्चन एनईपी 1986 से पूछा जाएगा, आपको लगेगा एनईपी 2020 से क्वेश्चन है। गलत करके आ जाओगे। मल्टीपल रिवीजन मस्ट बी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम, यूजीसी नेट, जेआरएफ एंड अदर कॉम्पिटिटिव सेंटर लेवल के एग्जाम। ठीक है। मैं कठोरता से भी पढ़ा सकता हूँ, मैं पोलाइटली भी पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है मैं बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, ना मैं अपने आप को बहुत बड़ा टीचर मानता हूँ। परंतु मेरे पास जो कई वर्षों का अनुभव है, वो अनुभव ही मैं आप सबको दे रहा हूँ। समझ आ रहा है?
तो आप लोग ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अब मुझे मैसेज कर रहे हैं बच्चे बहुत सारे यार, सर बुक कौन-सी ले लें? अरे मैं जब फर्स्ट क्लास में कह चुका हूँ, एक बुक से नहीं होगा एग्ज़ाम, अगर करना हो तो पढ़ के देख लो। बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट्स में, ढेरों-ढेरों से भरी पड़ी हैं। जो आ रहा है वो बुक्स छाप के जा रहा है। मैंने ये नहीं कह रहा कि बुक्स गलत होती हैं गलत, परंतु वो आपको उस लेवल पे स्कोर दे पाएँगे कि नहीं दे पाएँगे, ये मैं गारंटी नहीं दूँगा। हो सकता है एक आध बुक अच्छी हो, तो मुझे नहीं पता। मैंने कभी बुक से तैयारी नहीं की। एक बुक से मैंने कभी भी आज तक कभी एक बुक पूरी नहीं पढ़ी। क्यों? क्योंकि जब इसके मैंने पीवाईक्यूज़ लगाए थे, मुझे पता चला कि हाँ, इसके पीवाईक्यूज़ तो मिल ही नहीं रहे वहाँ से। तो आपके यदि पीवाईक्यूज़ बन रहे हैं, तो एक ही कंटेंट 5 पुस्तक को 10 बार पढ़ने से बेहतर है, एक कंटेंट को 10 बार पढ़ के क्वालीफाई निकाल दो, हटाओ। सिर्फ पेपर 1 की बात नहीं करो, पेपर 2 में भी वही करना है अप्लाई। पेपर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सिर्फ एक पेपर से जेआरएफ नहीं निकलेगा। दोनों ही पेपर को इक्वल टाइम देना पड़ेगा, दोनों के लिए अलग-अलग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, दोनों के लिए अलग-अलग मेथड्स यूज़ करना पड़ेगा। वह कैसे करोगे आप? वह तब कर पाओगे ना जब समझ होगी उस विषय की, उस स्तर की। आज हम 5 यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं। या 5 यूनिट तक आपको पूरा जो मैंने पढ़ा है यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक आज हमारी चल रही है। क्या सारी चीज़ें अच्छे से स्मरण में हैं? मैं कह रहा हूँ 99% बच्चों के स्मरण नहीं होंगी। क्यों? बहुत से बच्चे मल्टीपल रिवीजन नहीं कर रहे हैं, 1-2 कर भी रहे होंगे तो। आज भी अभी भी बहुत से बच्चे पीवाईक्यूज़ नहीं लगा रहे हैं। फिर जब सिलेक्शन नहीं हो तो फिर कहते हैं कि सर कंटेंट में कमी थी। कंटेंट में कमी नहीं रही है, हमारे ओरिएंटेशन में बहुत ज़्यादा कमी है। जो गाइड दे रहा हूँ ना, एक असफल इंसान ही बता सकता है जीवन में कि सफल होने के लिए कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो वही बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अल्पकालिक स्मृति की जो अवधि रहती है, ये ड्यूरेशन की बात की जा रही है, तो ये रहती है लगभग 15 से 30 सेकंड के लिए। ठीक है? 15 से 30 सेकंड। लेकिन ये जो 15 से 30 सेकंड की मेमोरी है, इसको रिहर्सल किया जाएगा तो ये कहाँ पहुँच जाएगी? लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके पहुँच जाएगी। अलग से और पढ़ेंगे दीर्घकालिक स्मृति जस्ट इसके बाद, निश्चिंत रहिए। यदि जानकारी को दोहराया ना जाए, लिखा है, यदि जानकारी को दोहराया ना जाए तो यह शीघ्र ही लुप्त हो जाती है। इसकी क्षमता सीमित होती है, सीधी-सी बात है, इसकी जो कैपेसिटी होती है बहुत लिमिटेड होती है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है जॉर्ज मिलर, पढ़ लेना इनके बारे में कभी पूछ लिया जाए तो, विशेष डिफिकल्टी नहीं पूछी जाती, पर एक बार बहुत सारे पूछ लिए गए थे ऐसे नाम। इससे 7+2 5 से 9 आइटम्स बताया है, ये जो मॉडल्स इन्होंने दिया था। अर्थात एक व्यक्ति औसतन 7 सूचनाओं को एक समय में याद रख सकता है। ठीक है? क्या समझ में आपको? एक व्यक्ति औसतन 7 सूचनाओं को एक समय में याद रख सकता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी का कार्य चल रही है, जो अभी हमारी कॉग्निशन प्रोसेस होती है, जैसे समझना, गणित करना, निर्णय लेना आदि को समर्थन देना होता है। यह वर्किंग मेमोरी की तरह ही कार्य करती है। अभी आएगा वर्किंग मेमोरी, हम पढ़ेंगे, निश्चिंत रहिए। जहां व्यक्ति जानकारी को अस्थायी रूप में रखकर उसका प्रयोग करता है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी का फोन नंबर को डायल करने से पहले कुछ सेकंड तक याद रखना अल्पकालिक स्मृति का एक एग्जाम्पल, इसके बाद हम भूल जाते हैं। अभी मैंने बात की है, ठीक है, जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था, आपको मैंने संवेदी में बात की थी मैंने। देखो कुछ-कुछ फीचर्स आपको लगभग सभी में सेम मिलेंगे, बट क्या है ना, उनकी एक जो स्पेसिफिक उसकी जो चरित्र है, जो नेचर है, वह आपको समझना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में। क्या होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी? 1 मिनट आप पढ़िए, जब तक मैं थोड़ा-सा जलपान कर लेता हूँ। पढ़िए इसको, पीपीटी को, आप भी पी लीजिए पानी। मस्तिष्क पे 2 सेकंड आराम दे दीजिए आपके माइंड को, अभी बहुत कुछ समझना है भैया अभी। आज की क्लास तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ी हो सकती है, निश्चिंत रहें आप। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? पढ़ो फिर से इसको। चलिए, दीर्घकालिक मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी की हम बात कर रहे हैं अभी, एलटीएम शॉर्टकट में इसको कहा जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी को। कभी ये शॉर्टकट भी आ जाए ना, तो ये अलग से नोट कर लिया करो, जैसे अपन ने आईसीटी में सारे-सारे शॉर्टकट लिखे थे ना, जब हम एलएमएस वगैरह में आपको पढ़ाऊँगा, अभी मूक्स वगैरह पढ़ाऊँगा, तो वहाँ ऐसे शॉर्टकट बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है? चलिए देखिए, दीर्घकालिक स्मृति एक वह प्रणाली है जिसमें जानकारी क्या होती है, लंबे समय के लिए रहती है, कभी-कभी जीवन भर के लिए भी संग्रहित रहती है। कुछ ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं, ठीक है? वो हम कभी नहीं भूलते।
जैसे आपको आपके माता-पिता का चेहरा आप कभी नहीं भूलोगे, आपकी पत्नी का चेहरा, आपके पति का चेहरा आप कभी नहीं भूल सकते, आपके बच्चों का चेहरा आप कभी नहीं भूल सकते। ये मरने के अंतिम समय तक आपको ये याद रहते हैं। सर कहोगे सर कभी-कभी होता है ऐसे देखो यार एक उम्र होती है, एज होती है, लेकिन क्या है जीवन भर की बात, पूरी तरीके से तो नहीं भूलते ना, ठीक है? वो फिर दृष्टि से उनको दिखता नहीं है, वो बीमार हो जाते हैं, वो बीमारी की बात अलग होती है, ठीक है? ये हमारी सीखने, अनुभवों, घटनाओं, तथ्यों और कौशलों का जो परमानेंट भंडार गृह होती है, एक स्थायी स्टोरेज की बात होती है। जब कोई सूचना बार-बार दोहराई जाती है या उसका गहरा अर्थ समझा जाता है, तो वह अल्पकालिक स्मृति से दीर्घकालिक स्मृति में चली जाती है। अभी हमने जस्ट बात की है। अब देखो जो मेमोरी पढ़ेंगे ना, अब दिक्कत नहीं आएगी। शुरू की 2-3 मेमोरी समझ लिए ना, बाकी चीज़ें अब आसान होती चली जाएँगी। दीर्घकालिक स्मृति की क्षमता लगभग असीमित होती है। बिल्कुल सही बात है सर। ये समझने जैसी चीज़ नहीं है, परंतु जब तक ये पता नहीं होगा, जब कभी-कभी क्या होता प्रश्न पूछ लिए जाएँगे ऐसे। देखो बता देता हूँ। ये चार्ट दे देंगे, सत्य असत्य करके पूछ लेंगे इन 4 पॉइंटों में से। किसके विषय में सत्य, किसके विषय में असत्य, और इतना कन्फ्यूज़न करेंगे ना आपको, और खास करके हिंदी माध्यम के बच्चे इतना कन्फ्यूज़ होते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा ट्रांसलेट करके लिखा जाता है कि जैसे कि मंगल ग्रह से ट्रांसलेट करके मंगवाया गया हो यार। कसम से मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। आपने देखे होंगे पुराने पीवाईक्यूज़ देखना। यही यूपीएससी में भी होता था। सेंट्रल के एग्ज़ाम पता नहीं क्यों ऐसा किया जाता है। स्टेट के एग्ज़ामों में भी होता है। मैंने आज तक स्टेट के कभी दिए नहीं, तो मुझे नॉलेज तो नहीं है, परंतु हाँ, सेट का पेपर मैंने देखा था, वहाँ भी लगभग ये चीज़ें मिल जाती हैं, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का देखा था। अपने यूजीसी की बात करूँ तो पेपर 2 में तो नहीं आती प्रॉब्लम, पर पेपर 1 में बहुत प्रॉब्लम आती है। क्योंकि शब्द ऐसे होते हैं, उनको ट्रांसलेट वो ऐसे ही गंदे तरीके से किए जाते हैं, आप पूछिए मत। चलिए वापस आते हैं। इसकी अवधि बहुत लंबी होती है, कई वर्षों या जीवन भर तक भी चलती है, ठीक है? लॉन्ग टर्म मेमोरी में जानकारी का अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल की बात की जा रही थी, ठीक है? यहाँ पे किस चीज़ की बात की? मीनिंगफुलनेस से संगठित किया जाता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे आसानी से क्या हो, उसको रिकॉल किया जा सके, उस इन्फॉर्मेशन को फिर से याद करके उसका उपयोग किया जा सके। भूलना सामान्यतः इस स्मृति में नहीं होता, देख लो। भूलता सामान्यतः इस स्मृति में नहीं होता, बल्कि जानकारी तक पहुँच में असफलता के कारण होता है। देखो क्या लिखा है, बल्कि जानकारी तक पहुँच यानी एक्सेस में कोई असफलता के कारण एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर? अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है घोषणा, अब एक-एक करके पढ़ेंगे हम इनको, ठीक है? घोषणात्मक स्मृति यानी कि इसमें तथ्य और घटनाएँ आती हैं। डिक्लेरेटिव मेमोरी की बात कर रहे हैं हम। डिक्लेरेटिव मेमोरी, इसमें तथ्य, घटनाएँ आती हैं। इसे 2 भागों में बाँटा जाता है। एक होता है सामान्य ज्ञान स्मृति, भाषा, तथ्य, सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। यानी सेमेंटिक मेमोरी, और एक होती है एपिसोडिक मेमोरी, ये याद रख लेना दोनों वर्ड। अभी इनको हम पढ़ेंगे, अलग-अलग भी पढ़ेंगे, सेमेंटिक और एपिसोडिक को भी हम पढ़ने वाले हैं। व्यक्तिगत अनुभव और घटनाओं की स्मृति, इनको डिटेल से पढ़ेंगे, सेमेंटिक भी डिटेल से पढ़ेंगे और एपिसोडिक को भी डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है। सेमेंटिक और एपिसोडिक मेमोरी पूछी गई है दोनों, कि ये किससे रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म में आती है, शॉर्ट टर्म में आती है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेमेंटिक और एपिसोडिक के बारे में, ठीक है? फिर आती है प्रक्रियात्मक स्मृति यानी कि प्रोसीड्यूरल मेमोरी, यानी कि कौशल, आदतें और क्रियात्मक प्रक्रियाओं जैसे साइकिल चलाना, टाइपिंग करना, दीर्घकालिक स्मृति को स्थायी बनाने में अर्थपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन, पुनरावृत्ति और संबंध स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है? वही सारी-सारी बातें अभी तक जो पहले समझी, अब इसमें 2 चीज़ें मिल गई आपको, सिमेंटिक और एपिसोडिक याद रखना। किस मेमोरी में आती है? ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट। मैं टेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वरना आपको अभी तक इतना बहुत कुछ हो जाता। पर क्या करें? संसाधन की अभी कमी है हमारे पास, बहुत कुछ संसाधन नहीं है हमारे पास। ठीक है? तो कोशिश चल रही है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए तब फल हुए। तो देखते हैं ऊपर वाला कब अपने लिए वो मुकाम लेकर आता है। तो और सुविधाएँ देंगे आपको आने वाले समय में, ठीक है? पर दुआ करूँगा अभी जो पढ़ रहे हैं इनको तो आवश्यकता ना पड़े फिर से। इसी बार में आपका जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, आपको सफलतापूर्वक आप उस लक्ष्य को प्राप्त करिए। मेरी आप सबके लिए मैं शुभकामनाएँ करता हूँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर आती है एक वर्किंग मेमोरी। सब ये क्या होती है वर्किंग मेमोरी? देखो, वर्किंग मेमोरी एक ऐसा कॉग्निटिव सिस्टम
है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करते समय, ये वर्ड याद रखना, कॉग्निटिव सिस्टम है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करते समय जानकारी को स्थायी रूप से क्या करते हैं, संग्रहित करना, संसाधित करने की अनुमति देती है और यह अल्पकालिक स्मृति का एक सक्रिय रूप होती है, जो केवल जानकारी को रखती ही नहीं बल्कि उस पर मानसिक रूप से भी काम करती है। क्या लिखा है फिर से पढ़ो। यह अल्पकालिक स्मृति का, अब पता चल गया कभी वर्किंग मेमोरी से आ जाए तो ये कौन-सी है? यह है शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये लिख लेना उसके सामने, ठीक है, याद रहेगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का एक रूप होती है जो केवल जानकारी को रखती नहीं बल्कि उस पर मानसिक रूप से कार्य भी करती है। कैसे? देखो, जब हम कोई गणना करते हैं, किसी अनुच्छेद को समझते हैं या किसी समस्या का समाधान सोचते हैं, ठीक है? 1 मिनट, हाँ, समाधान सोचते हैं, तब हमारा जो मस्तिष्क है ना, वर्किंग मेमोरी का उपयोग करता है। फिर समझो, जैसे कोई गणना करना, किसी अनुच्छेद को समझना, किसी समस्या का समाधान करना, तब हमारा मस्तिष्क क्या करता है, हमारी वर्किंग मेमोरी का यूज़ करता है। ये एग्ज़ाम्पल दे दिए जाएँगे, पूछेंगे यहाँ पे कौन-सी मेमोरी कार्य करेगी? लॉन्ग टर्म करेगी, शॉर्ट टर्म करेगी, सिमेंटिक मेमोरी कार्य करेगी, एपिसोडिक कार्य करेगी या वर्किंग करेगी, तो आपको वहाँ सही ऑप्शन निकालना पड़ेगा। इसका मुख्य उद्देश्य तात्कालिक मानसिक कार्यों, इमीडिएटली या इमीडिएट कॉग्निटिव टास्क के लिए आवश्यक सूचना को संभालना और उनका उपयोग करना होता है। ठीक है? रियल टाइम एक्सपीरियंस के आधार पर, रियल टाइम प्रोजेक्ट के आधार पर जो मेमोरी यूज़ है, वहाँ वर्किंग मेमोरी हम यूज़ करते हैं। व्हाय? देखो, वर्किंग मेमोरी की अवधारणा को प्रसिद्ध वैज्ञानिक एलन बेडली, ग्राहम हिच ने कब दिया था? 1970, ये फैक्ट है, 1974 में प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने वर्किंग मेमोरी का एक मॉडल दिया है, जिसमें 4 मुख्य घटक बताए गए हैं। देखो, यहाँ पे एक मॉडल भी समझ लिया, कौन-कौन से होते हैं? एक होता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव यानी केंद्रीय कार्यपालक। यह पूरी प्रणाली का नियंत्रण केंद्र होता है, सेंटर होता है, जो भी ये हमारी वर्किंग मेमोरी की बात होती है, इसका जो कंट्रोल सिस्टम होता है, कहाँ पर होता है? फर्स्ट इस पॉइंट में, जो ध्यान यानी अटेंशन का संचालन करता है। सेकंड होती है इसके फोनोलॉजिकल लूप, पढ़ा था हमने, आईसीटी में पढ़ा था फोनोलॉजिकल। यह श्रवण और भाषाई जानकारी को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, ठीक है? जो भी हमारी लैंग्वेज और होती है, ठीक है, उन सबको ये क्या करता है? होल्ड करके रखता है, यानी होल्ड एंड रिजर्व वर्बल ऑफ ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है? फिर आती है एक पास विजुअल स्पेशियल स्केच पैड, यानी कि दृश्य स्थानिक रेखाचित्र की बात की जा रही है। विजुअल स्पेशियल स्केच पैड यह दृश्य और जानकारी को धारण करता है, जैसे किसी मानचित्र या आकृति की कल्पना करना, जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दिया, किसी शब्द का वाक्य दोहराना और यहाँ संचालन करना और अन्य घटकों को निर्देशित करना। फिर आता है एक एपिसोडिक बफर की बात की जा रही है। ये वर्ड है ना, ये यही देगा एग्जाम। तो सिंपल भाषा में नहीं पूछेगा प्रश्न, ये याद करना, एपिसोडिक बफर। यह विभिन्न स्रोतों, ठीक है, दृश्य और दीर्घकालिक स्मृति की जानकारी को एकीकृत अर्थ रूप देता है। अर्थात इसमें हम बात करते थे कि इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स, फोनोलॉजिकल, विजुअल, लॉन्ग टर्म मेमोरी आदि की ये क्या करता है? अर्थपूर्ण उनको रूप देता है। वर्किंग मेमोरी की क्षमता लिमिटेड होती है। एक समय में 4 से 7 सूचना, ठीक है? 4 से 7 सूचना ही रख पाता है। यह सीखने, समस्या समाधान, निर्णय निर्माण और भाषा समझने की प्रक्रिया को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझ में आ गया आपको? चलिए, अब बात करते हैं घोषणात्मक स्मृति क्या होती है, यानी कि एक्चुअली या इसको डिक्लेरेटिव मेमोरी। हम अभी हमने देखा था ना, यहाँ पे क्या लिखा था? ये कहाँ पढ़ा था हमने? ये देखिए, घोषणात्मक स्मृति था ना लॉन्ग टर्म मेमोरी में। चलिए, अब बात करते हैं। अब इसको डिटेल से पढ़ें। ये कौन-सी मेमोरी का पार्ट हो गया आपका? लॉन्ग टर्म मेमोरी का, ठीक है? ऐसे आप इसको याद करें। देखो, घोषणात्मक स्मृति वह प्रकार की दीर्घकालिक, ये लिखा, दीर्घकालिक स्मृति है जिसमें व्यक्ति तथ्यों, कॉन्सेप्ट्स और घटनाओं यानी कि इवेंट्स से संबंधित जानकारी को सचेत रूप में, अभी मैंने बताया ना, सचेत यानी कॉन्शियसली रूप से याद रखता है और व्यक्त भी करता है। यह स्मृति में संग्रहित जानकारी को शब्दों या प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है। इसलिए इसे घोषणात्मक, यानी कि डिक्लेरेटिव या स्पष्ट, डिक्लेरेटिव या स्पष्ट स्मृति यानी कि एक्सप्लिसिट स्मृति कहा जाता है। ठीक है? जब हम यह याद करते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी, एग्जाम्पल दिया, दिल्ली एक भारत की राजधानी है, कल मेरा जन्मदिन था, तो ये हम घोषणात्मक स्मृति का उपयोग कर रहे हैं। क्लियर? समझ में आ गया ना? घोषणात्मक स्मृति का उपयोग करते हैं होते,
ये हमारी सोचने, समझने और संज्ञानात्मक विकास की मुख्य नींव होती है। घोषणात्मक स्मृति को 2 भागों में बाँटते हैं। एक होता है वही सिमेंटिक मेमोरी और एक होता है एपिसोडिक मेमोरी। अभी यहाँ देखा था हमने, ठीक है? वही है कि बात की जाएगी। इनको यहाँ डिफाइन किया अपन ने फिर से डबल से। इनको फिर से हम अलग से एक-एक और पढ़ लेंगे। यह तथ्यात्मक और वैचारिक जानकारी से संबंधित होती है, जैसे शब्दों के अर्थ, ऐतिहासिक तिथियाँ, नियम, सिद्धांत क्या वाट से जुड़ी होती हैं। यानी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के नेता, तो इस तरह की जो मेमोरी होती है इसको सीमेंटिक मेमोरी हम कहते हैं। ठीक है? अब आती है एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है देखो। यह व्यक्ति के निजी अनुभवों, घटनाओं से संबंधित होती है। जैसे किसी दिन का अनुभव यात्रा आप अनुभव होगा, कोई आपकी यात्रा होगी, कोई भी ऐसी व्यक्तिगत आपकी इंडिविजुअल कोई भी ऐसा एक्सीडेंटल कोई घटना हो सकती है। जी यह कब और कहाँ, व्हेन एंड वेयर से जुड़ी होती है। दोनों में ये वर्ड याद एक-एक देखो, ये फ़र्क होता है चीज़ों को अलग-अलग तोड़-तोड़ के पढ़ने से। शब्द आपको मिलते चले जाते। कल की क्लास में भी हमने समझा था। व्हेन एंड वेयर एंड व्हाट, ठीक है? कल मैंने दोस्तों के साथ फ़िल्म देखी, पिछले साल मैं जयपुर गया था। अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो हम एपिसोडिक मेमोरी को इसको एपिसोडिक का मतलब ये होता है घटनात्मक स्मृति और सामान्य कैसे स्मृति वही अभी आपने कुछ चीज़ें याद कर ली, ठीक है? जैसे अभी आपने नाम याद किया, अभी पिछले हमने कुछ नाम देख चेक किए थे उसके। घोषणात्मक स्मृति को सक्रिय करने के लिए व्यक्ति को सचेत यानी कि कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है। इसलिए यह अन्य प्रकार की स्मृतियों जैसे प्रक्रियात्मक स्मृति से भिन्न होती है, जिसके विकास में हिप्पोकैम्पस और मस्तिष्क का मेडियल टेम्पोरल लोब मुख्य भूमिका है। अब ये 2 भैया याद रख लेना ये बहुत मतलब एडवांस दे दिया, अब इससे भारी यूजीसी क्या पूछेगा आपको, ठीक है? टेम्पोरल लोब ये माइंड वैसे इस टाइप के पूछने की उम्मीद तो नहीं है, पर भाई साहब कह नहीं सकता कभी-कभी यूजी सस्ते नशा करके पेपर बनाते हैं तो कुछ भी पूछ सकते हैं। पर ये है कि पहले की तुलना में यदि मैं बात करूँ तो अभी जो है पेपर का लेवल अच्छा आ रहा है, ताकि बच्चों को सोचने पे मजबूर होना पड़ जाता है, ठीक है? बच्चों को सोचने पे मजबूर होते हैं। वरना अभी कुछ एसएससी में क्वेश्चन देखे थे ना हमने कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, पिछली बार भी कुछ क्वेश्चन आए ऐसे जो लग नहीं रहा था कि ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए। परंतु ये है कि अभी अपने यूजीसी नेट का लेवल बढ़िया है क्वेश्चन पूछने का, बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि अभी बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो जिस तरीके से भीड़ यहाँ भरा रही है, उस हिसाब से पेपर बढ़िया आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे? एपिसोडिक स्मृति। एपिसोडिक स्मृति दीर्घकालिक घोषणात्मक स्मृति यानी कि डिक्लेरेटिव मेमोरी का वह भाग है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभवों और जीवन की घटनाओं को याद रखता है। ठीक है? सीमेंटी अभी अभी हमने पढ़ा था, अब इसको हम डिटेल से पढ़ लेते हैं एपिसोडिक को। जीवन की घटनाओं को याद रखता है। इसे जीवनी आधारित स्मृति यानी कि ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी भी प्रश्न आ गया है कि ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी कौन-सी मेमोरी होती है? तो याद आनी चाहिए तुरंत एपिसोडिक मेमोरी होती है। क्यों होती है? इसमें जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों, घटनाओं आदि को याद रखा जाता है, ठीक है? क्योंकि जैसे कि यार एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ मैं आपको, जैसे कि अभी मान लीजिए लास्ट संडे था और आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिले, कोई सी अच्छी मूवी देखी होगी साथ में, ठीक है? कोई अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया होगा। अब ये मेमोरी अच्छी है, अब ये क्या है, ये जीवन की घटना है, एक्सपीरियंस है, ये मेमोरी रहेंगी, लॉन्ग टर्म में जाती हैं सारी की सारी मेमोरी। तो इस तरह की जो मेमोरी होती है एपिसोडिक मेमोरी, अब नहीं भूलोगे आप। हाय हाय! देखो तो कैसे स्माइल आ गई सबके चेहरों पर। चलिए, कहा जाता है क्योंकि इसमें वे घटनाएँ संग्रहित होती हैं जिन्हें व्यक्ति ने स्वयं स्वयं अनुभव किया है, पर्सनली एक्सपीरियंस्ड किया है। यह स्मृति समय, स्थान और प्रसंग से साथ जुड़ी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल समय से जुड़ी होती है। शाम की मेमोरी की बात ही अलग होती है जब बाहों में बाहें डालकर एक बढ़िया अच्छे से भोपाल की बात करूँ तो आप ज़रा जाओ ज़रा हमारे भोपाल के बड़े तालाब की लेक व्यू पे, हैं? राजा भोज तालाब के पास, अलग ही बात होती है। हाँ? फिर किसकी स्थान, लेक व्यू याद आ जाता है सर, अरे! लेक व्यू की मेमोरी है ये तो। फिर आता प्रसंग की बात करें, प्रसंग क्या था? शाम का समय था, बढ़िया बोट में घूम रहे थे, बढ़िया बोटिंग कर रहे थे, उसके अंतर्गत वहीं पॉपकॉर्न भी खाया, भेल भी खाई, कुछ फ़ोटोग्राफ़ी भई संग्रहालय भी है वहीं पर, सफारी कर ली वहीं पर बढ़िया साथ में। ये मेमोरी रहती है, तो ये एपिसोडिक मेमोरी होती है आपकी, ठीक है? अर्थात व्यक्ति को याद रहता है कि क्या हुआ है।
ये भी याद रहता है कि परसों किस बात पे से लड़ाई हुई थी, कब हुआ है और कहाँ हुआ है। उदाहरण के लिए कल मैंने अपने दोस्त के साथ कॉफ़ी पी थी, हाँ ठीक है, कल मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया। अरे मैं नहीं गया, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, फालतू बातें करवा लो बस। पिछले साल मैं परीक्षा में अव्वल आया था, यह एपिसोडिक स्मृति के एग्ज़ाम्पल होते हैं। देखो, एपिसोडिक स्मृति व्यक्ति की स्वयं की पहचान और जीवन ने की निरंतरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह हमें अतीत के अनुभवों से जोड़ती है और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायता करती है। सिर्फ मस्ती मजाक की बात नहीं है, यहाँ देखो क्या लिखा है, कितनी प्यारी लाइन लिखी। एपिसोडिक स्मृति या मेमोरी व्यक्ति के स्वयं की पहचान यानी सेंस ऑफ सेल्फ और जीवन की निरंतरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह हमें अतीत के अनुभवों से जोड़ती है और भविष्य के लिए हमें निर्णय लेने के लिए सहायता करती है। इस स्मृति का निर्माण और पुनः निर्माण, क्या लिखा है, निर्माण और पुनः निर्माण मुख्य रूप से हिप्पोकैम्पस और फ्रंटल लोब द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देखो मस्तिष्क के पार्ट होते हैं, याद कर लेना, हिप्पोकैम्पस और फ्रंटल लोब के द्वारा। उम्र बढ़ने, तनाव या मस्तिष्क की क्षति के कारण एपिसोडिक स्मृति पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, अभी हमने बात की थी। ठीक है, चलिए अब आता है सिमेंटिक मेमोरी भी। चलो ये भी अब इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं सर। सिमेंटिक स्मृति दीर्घकालिक घोषणात्मक डिक्लेरेटिव मेमोरी का एक पार्ट होता है। कितने पार्ट होते हैं इसके? पता है ना कौन-कौन से 2? सिमेंटिक और अभी कौन-सा पढ़ा था लास्ट हमने? डिक्लेरेटिव मेमोरी के इसके कितने पार्ट होते हैं? ये जो मेमोरी की याद रख, ये एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, घोषणात्मक स्मृति, डिक्लेरेटिव मेमोरी। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सिमेंटिव और एक होता है एपिसोडिक, ठीक है? चलिए, वह भाग है जिसमें व्यक्ति सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, फैक्ट्स, अवधारणा, कॉन्सेप्ट और भाषाई अर्थ को संग्रहित करते हैं। यह स्मृति व्यक्तिगत अनुभवों से बिल्कुल नहीं जुड़ी होती, ये तथ्यात्मक रूप से काम करती है, बल्कि सार्वभौमिक जानकारी से संबंधित होती है। यानी वह ज्ञान जो सभी लोगों के लिए समान रूप से सत्य होता है। जैसे कि दिल्ली भारत की राजधानी है, क्लियर? संविधान निर्माता बी आर अम्बेडकर साहब हैं। संविधान को बनने में कितना समय लगे था, सबको पता है, ठीक है? अब हम बात, इसमें वो एग्जांपल दे भी दिया, इधर देखिए। दिल्ली भारत की राजधानी है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं। ये सब सिमेंटिक वेव स्मृति के एग्जांपल हैं। यह स्मृति हमें भाषा को समझने, विचार व्यक्त करने, एजुकेशन को प्राप्त करने, दैनिक निर्णय लेने में सहायता करती है। सिमेंटिक स्मृति का निर्माण अक्सर बार-बार के अनुभव, अध्ययन और सामाजिक जीवन से, अब ये चीज़ थोड़ी-सी ना, अब ये याद करने वाली चीज़ है, समझने वाली, कि जो हमारी सिमेंटिक मेमोरी होती है, इसका जो निर्माण कैसे होता है, अक्सर बार-बार चीज़ों के अनुभव, बार-बार पढ़ने से और सामाजिक सीख, सोशल लर्निंग से होता है, ठीक है? मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश इतनी ज़्यादा जटिल है नहीं इसकी समझने, तो सिंपल से आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, क्लियर? बहुत जगह हाइलाइट ही है, जो वर्ड ऊपर हाइलाइट है वो नीचे भी हाइलाइट है, इज़िली आप कलेक्ट कर लोगे, ठीक है? एपिसोडिक स्मृति के विपरीत सिमेंटिक मेमोरी समय और स्थान पर निर्भर नहीं होती, बिल्कुल। व्यक्ति को यह याद नहीं रहता कि उसने यह जानकारी कब और कहाँ सीखी, बस वह तथ्यात्मक रूप से ज्ञान होता है। जैसे कभी-कभी रास्ते में निकल गए, अब वहाँ कोई सा एक कोटेशन लगा हो तो हमने पढ़ लिया, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। सड़कों पे ऐसे बहुत सारी ज्ञानवर्धक चीज़ें लिखी होती है बहानों पे, पढ़ा करो, पढ़ते होंगे पर याद नहीं रहते, क्यों? निकल गए। अच्छी मिलती है तो वो लॉन्ग टर्म में चली जाती है, ठीक है? क्योंकि उस पर हम क्या करते हैं, अटेंशन जिस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे देंगे, वो चीज़ लॉन्ग टर्म, मान के चलिए आप रास्ते से निकल जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आप ध्यान से उसको देख रहे हैं, अटेंशन हो गया, तो वो चीज़ आपकी मेमोरी में चली जाएगी। हो सकता है आपने उसका हुआ एकदम पिचका हुआ चेहरा देख लिया वहाँ पे सड़क पे, वो कभी नहीं भूलने वाले आप, क्योंकि उस पे अटेंशन आपकी आ गई थी। अब आया ना समझ में? ऐसे पढ़ा करो, ठीक है? सीमेंटिंग स्मृति का निर्माण और संरक्षण मुख्य रूप से टेम्पोरल लोब और फ्रंटल लोब के सहयोग से होता है। चलिए, तो ये हो गया। अब हम आते हैं अघोषणात्मक स्मृति, ठीक है? अभी हमने क्या पढ़ा था? घोषणात्मक स्मृति, यानी कि डिक्लेरेटिव मेमोरी पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या होती है? अघोषणात्मक मेमोरी या डिक्लेरेटिव मेमोरी की वह प्रकार की, ये भी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ठीक है? ये भी क्या होती है? हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, जिसमें व्यक्ति किसी जानकारी या कौशल को बिना सचेत प्रयास, विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस के याद रखता है और उसका उपयोग भी करता है। यह स्मृति में संग्रहित ज्ञान या व्यवहार स्वतः
स्वतः सक्रिय हो जाता है। व्यक्ति को यह याद नहीं करना पड़ता कि वो उसे कैसे करता है, बस वह करता है। क्या लिखा है? इस स्मृति में जो भी स्टोरेज नॉलेज है, वह क्या होता है या जो व्यवहार तो स्वतः सक्रिय हो जाता है। व्यक्ति को यह याद नहीं करना पड़ता, ये देखो ये वर्ड याद करो, विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस, सचेत रूप से नहीं प्राप्त होता उसको कि हाँ मैं सचेत एकदम बिल्कुल कॉन्शियस होकर चीजों को सीख रहा हूं। बल्कि क्या होता, व्यवहारिक रूप से वह ज्ञान उसकी स्मृति में स्टोरेज हो जाता है। जैसे जब इसके एग्जाम्पल करूंगा तो समझ में आएगा। देखो, उसे व्यक्ति को यह याद नहीं करना पड़ता कि वह उसे कैसे करता है, बस करता रहता है। जैसे उदाहरण के लिए साइकिल चलाना, जूते के फीते बांधना, अब कर रहा है, व्यवहारिक रूप से हो गया भाई साहब। गाड़ी चलाना या टाइपिंग करना, ये सब ऐसे कार्य होते हैं जो अभ्यास से सीखे जाते हैं, बाद में वह स्वतः संपन्न होते हैं। अब ये कार्य सीख लिया, ठीक है, अभ्यास से। अब ये आगे ऑटोमेटिकली उसको दिमाग पे जोर नहीं डालना, उसे याद करने की आवश्यकता नहीं है कि जूते को फीते को पहले ऐसे बांधूंगा। अब वो ऑटोमेटिकली आदत में आ गई है वो चीजें आपकी। टाइपिंग आप एक बार सीख ले, आपकी उंगलियां ऑटोमेटिक काम करती हैं स्क्रीन पे वर्ड देखने के बाद। साइकिल ने आपको अभ्यास सीखा, फिर ऑटोमेटिक जैसे आप हैंडल पकड़ोगे पैर ऑटोमेटिक कार्य करने लगेंगे। फिर आपको ध्यान नहीं देना कि मुझे पहले क्लिच दबाना है, गियर दबाना है, ब्रेक लगाना है। स्कूटी बाइक चलाओगे तो भी यही होता ऑटोमेटिकली। आप ऐसे सोचिए, आप स्कूटी हम बाइक चलाते हैं, आप कार भी चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, ट्रक भी चलाते होंगे, कुछ लोग अगर चलाते हो तो। अब वो चलाते समय आप के दिमाग में थॉट्स भी आ रहे हैं, आप गाने भी सुन रहे हो, आप किसी से बात करते हुए भी चला रहे हो, सामने भी वाहन आ रहा है तब भी सब कुछ चल रहा है, लेकिन ऑटोमेटिकली चीजें ब्रेक कंट्रोल भी हो रही हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपके फ़ोन पे, कान पे, दिमाग पे ध्यान रहेगा तो एक्सीडेंट फिर होते हैं। नॉर्मली हम कर लेते हैं ये सब काम। ये वही तो मेमोरी है, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी की बात की जा रही है, वही मेमोरी है ये। ठीक है? क्या लिखा है यहाँ पे? पढ़िए इसको। इस स्मृति का निर्माण अभ्यास, पुनरावृत्ति और अनुभव से होता है। व्यक्ति को जानकारी याद करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह स्वचालित रूप से क्रियान्वित होती रहती है। वही जो मैंने अभी बाइक का एग्जाम्पल दिया, ये याद रखना, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ ये लिख रहा हो ना आप, ये मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जो अपने अपनी भाषा की अपनी लैंग्वेज में, वहाँ लिख लो, ये समझ में आ जाएगा। वरना ऐसे ये भाषा पढ़ोगे तो दिक्कत, कंफ्यूजन हो जाओगे। ठीक है? अब इसके भी कुछ उप प्रकार भी होते हैं, इसके समझ लेते हैं एक एक करके सभी प्रकारों को। पहला है आपके पास प्रोसीड्यूरल मेमोरी, अर्थात प्रक्रियात्मक स्मृति। इसमें जाएंगे, देखो कौशल है, इसमें आ जाएंगे आपके कौशल, आदतें और शारीरिक क्रियाएं संग्रहित होती हैं, जैसे साइकिल चलाना, तैरना या कीबोर्ड पर टाइप करना। फिर आता है प्राइमिंग, अलग से भी पढ़ेंगे हम प्राइमिंग मेमोरी को भी, ठीक है। अभी जब किसी पिछले अनुभव का प्रभाव किसी नए कार्य या विचार पर अनजाने में पड़ता है, जैसे किसी शब्द को पहले देखने के बाद उसे दोबारा पहचानना आसान लगता है, ठीक है। फिर आता है शास्त्रीय अनुभव यानी क्लासिकल कंडीशनिंग। ये हम पढ़ चुके हैं ना क्लासिकल कंडीशनिंग पहले भी। जब कोई तटस्थ यानी नेचुरल स्टिमुलस होता है, जब किसी विशेष प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स से जुड़ जाती है, जैसे घंटी की आवाज सुनकर कुत्ते को लार टपकाना। ये देखिए, इवान पाब्लो का एक्सपेरिमेंट याद है आपको? कुत्ते वाला जो किया था, उसको भोजन रखा था मांस का, उसको देख के फिर घंटी बजती थी, वही है ये, ठीक है। अघोषणात्मक स्मृति का नियंत्रण मुख्य रूप से बेसल, सेरिबेलस और एम, ये पढ़ लेना है आप यार, दिमाग के पार्ट है, ठीक है। याद करोगे तो याद होगा, ऐसे तो नहीं होगा याद इन सबको। अब अभी हमने जो पढ़ी है उन्हीं के टाइप है, प्रोसीड्यूरल है, प्राइमिंग है और कंडेंसिंग रिस्पॉन्स है। चलिए, ये तीन मेमोरी की अभी जो हमने पढ़ी है ना, वही की वही इनको हमने डिटेल से दिया है। इसको देख, प्राइमिंग मेमोरी क्या होती है? हाँ हो इधर, चलो प्राइमिंग में, अरे क्या हुआ? हाँ, कमांड ज्यादा दे दिया मैंने। प्राइमिंग अघोषणात्मक स्मृति का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, जिसमें पूर्व अनुभव यानी कि प्रीवियस एक्सप्रेशन, पूर्व अनुभव, एक मिनट, और एक वर्ड और यहाँ पे ये लिखा है, अनजाने में प्रभावित, दोनों को मैं समझा देता हूँ 1 मिनट। एक तो आपके पास आएगा प्रीवियस एक्सपीरियंस, कह लीजिए आप इसको, एक्सपोजर कह लीजिए, वस्तु, शब्द या घटना के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया को अनजाने में प्रभावित करता है। प्राइमिंग में व्यक्ति को यह बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि उसने पहले वह जानकारी देखी या सीखी थी, लेकिन उसका प्रदर्शन या पहचान प्रभावित होता है।
यह स्मृति मस्तिष्क में अघोषणात्मक तरीके यानी अनकॉन्शियसली होती है और अक्सर शब्दों, छवियों या संकेतों के प्रति प्रतिक्रियाओं को और तेजी से प्रभावी बनाती है। जैसे कि होता है एक वर्ड प्राइमिंग, किसी शब्द या वाक्य का पहले देखना या सुनने से उसका पहचान या पुनः उपयोग आसान हो जाता है। जैसे अगर किसी ने अगर किसी ने बिल्ली शब्द देखा तो बाद में बिल्ली शब्द पढ़ते जल्दी प्रतिक्रिया देगा। क्या लिखा? पूर्व अनुभव की बात की जा रही है प्राइमिंग में। ठीक है? बस इतना याद है। फिर आता है ग्राफिक प्राइमिंग क्या होता है सर? देखो ग्राफिकल का मतलब होता है छवि, ग्राफिक्स का पता है ना छवि, ठीक है? वो ग्राफिक छवि की बात की जा रही है। किसी छवि या दृश्य को पहले से देखने से उसकी बात की पहचान जो होती है वो तेज हो जाती है। डेज़ा-वू नहीं होने लगते यार ये तो कहीं-कहीं देखा है, अरे यार ये तो वो है यार। ठीक है, उसी की बात की जा रही है यहाँ पर। पहले किसी चित्र को देखने के बाद थोड़े समय बाद वही चित्र आसानी से पहले कोई मूवी आपने पहले आज से मान ली 10 साल पहले देखी है, कोई भी एक छोटी-सी वीडियो। अब 15 साल बाद उसको जब देखेंगे ना, एग्ज़ैक्ट तो याद नहीं रहेगी, पर परंतु आप उसको देख के पहचान जाएँगे, हाँ यार ये स्टोरी थी, उसकी पूरी-पूरी थीम याद आ जाती है फिर उसमें। ठीक है? फिर आते हैं हम बात करते हैं सामग्री आधारित प्राइमिंग की बात करते हैं। क्या होता है सर? किसी विचार या अवधारणा से संबंधित जानकारी की पुनः स्मृति आसान हो जाती है। सिंपल सी चीज़ जैसे उदाहरण दिया है, फल शब्द देखने के बाद सेब या केला शब्द जल्दी याद आ जाता है। प्राइमिंग मस्तिष्क के नेओकॉर्टेक्स विशेषकर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में संग्रहित होती है। इसका उद्देश्य सूचना प्रोसेसिंग को तेज करना और अनुभव आधारित जानकारी को प्राप्त करना लागू होता है। ठीक है? इसी का एक है प्रक्रियात्मक स्मृति यानी कि प्रोसीड्यूरल मेमोरी क्या होती है देखिए। प्रक्रियात्मक स्मृति अघोषणात्मक स्मृति का एक प्रकार होता है जिसमें व्यक्ति किसी कौशल, कार्य और प्रक्रिया को क्या करता है? स्वचालित रूप से सीखता है। ठीक है? सेल्फ खुद से सीखता है। ठीक है? सीखता है और प्रयोग करता है बिना इसके बारे में सचित रूप से सोचने की आवश्यकता कि इसे कौशल आधारित स्किल बेस्ड मेमोरी भी कहा जाता है। याद रखना इसको स्किल बेस्ड मेमोरी भी कहा जाता है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं पता है ना? अभी जो पढ़ा है ना हमने अघोषणात्मक, इन्हीं सबको पढ़ रहे हैं हम ये देखो। अभी जो तीनों को हमने समझा था, अभी इनको हम डिटेल से यहाँ पे पढ़ रहे हैं बस फ़र्क इतना है। ठीक है? एक जैसे विशेषता इसकी एक ऑटोनोमस परफॉर्मेंस मिल जाती है, अभ्यास और अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है? व्यक्ति को ये याद करने की आवश्यकता ही नहीं होती कि उसने कैसे किया। अभी मैंने जो जूते के फीते वाले एग्ज़ाम्पल हमने देखे थे, दृढ़ और स्थायी होता है, ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। अच्छी तरह से सीखी गई कौशल स्मृति क्या होती है? लंबे समय तक आपके पास सस्टेन रहती है आपके पास, ठीक है? एग्ज़ाम्पल दिया है, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, टाइपिंग करना, संगीत बजाना, तैराकी करना, बिला-बिला-बिला, ठीक है? चलिए, अब एक आता है अ, कंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है? कंडीशन रिस्पॉन्स ये भी एक अघोषणात्मक 3 पार्ट पढ़े थे ना हमने, प्रक्रियात्मक, प्राइम और एक आपकी ये रही कंडीशनल रिस्पॉन्स। स्मृति का एक प्रकार है, तो ज़रा मैं सॉल्व कर ही दूँ, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? वो ऑटो की काम कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है लैपटॉप की थोड़ी-सी प्रॉब्लम कर रही है। चलो कल देखेंगे, अभी तो काम चलाते अपन है ना? हाँ, आप लोग भी समय जा रहा होगा और मेरा तो कोई बात है ही नहीं है। चलिए, अब हम बात करते हैं कंडीशन रिस्पॉन्स की बात। एक कंडीशन रिस्पॉन्स भी एक आघोषणात्मक स्मृति होती है। यह एक प्रकार यह एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति या प्राणी किसी तटस्थ उत्तेजना यानी नेचुरल स्टिमुलस को किसी प्राकृतिक प्रक्रिया यानी कि नेचुरल रिस्पॉन्स की बात की जा रही है मेरे प्रिय विद्यार्थी। किस चीज की? नेचुरल स्टिमुलस को किसी नेचुरल प्रोसेस या अनकंडीशन रिस्पॉन्स के साथ जोड़कर याद करता है। फिर बात की जाए, फिर से समझो इसको। नेचुरल स्टिमुलस को किसी सॉरी नेचुरल न्यूट्रल न्यूट्रल स्टिमुलस को किसी नेचुरल रिस्पॉन्स के साथ जोड़कर याद रखता है। समय के साथ यह तटस्थ उत्तेजना उस प्रतिक्रिया को स्वतः उत्पन्न ऑटोमेटिकली एलिकिट करने लगती है। उसे शास्त्रीय अनुबंध यानी कि क्लासिक कंडीशनिंग भी कहा जाता है। मुख्य धारणा क्या है?
अनकंडीशन स्टिमुलस, जैसे कि वह उत्तेजना जो प्राकृतिक रूप से प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। ये हम समझ चुके हैं। पता है ना आपको, जब हमने वो कुत्ते वाला एक्सपीरियंस याद आ रहा है आपको? लार टपकाना, मांस बाहर रखा हुआ था, मांस को देख के लार टपक रही है। कैसे पहले नॉर्मली उसको भोजन रखा गया, लार टपकी, स्वभाव था हर किसी की भोजन को देख के लार टपकती है, वो लार टपकी। फिर जैसे ही भोजन लाया गया, घंटी बजाई गई, ठीक है ना? याद आया कुछ कि नहीं आया? वो चित्र याद करो, वो जो कुत्ते वाला चित्र दिखाया था मैंने आपको। हाँ, वही बात की इसमें वही बात की गई है। यार ये तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है ना आज। मुझे लग रहा है मेरा लैपटॉप को दिखाना ना पड़ जाए मुझे। करता हूँ कुछ, 1 मिनट। चलो, कल इसको दिखवा लेंगे, ऐसा ना, एक इससे पहले भी हुआ था ये परेशानी। टाइमिंग, चलो ठीक है। फिर आता, देखो पहले क्या हो रहा है, वह उत्तेजना जो एक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर रही है भोजन को देखकर। फिर मैं उसी के एग्जांपल से दूं तो और अच्छे समझ में आएगा। फिर आता है रिस्पॉन्स की बात की जा रही है। पहले किसकी बात हो रही है? यूसीएस की, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। उत्तेजना आएगी स्टिमुलस पे, पहले उत्तेजना हो रही है भोजन को देख के। फिर रिस्पॉन्स आ रहा है, लार का टपकना, वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया जो यूसीएस से किससे उत्पन्न होती है, ये रिस्पॉन्स किसको देखकर आ रहा है? स्टिमुलस को से आ रहा है, ठीक है। फिर किसकी बात हो रही है? सीएस, प्रारंभ में तटस्थ उत्तेजना जिसे यूसीएस के साथ जोड़ा जाता है। अब साथ में जैसे वो घंटी की आवाज इसके साथ जोड़ के लाई गई थी। भोजन आया, पहले नॉर्मली एक क्रिया हो रही, भोजन आया, लार टपकी, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ? फिर घंटी बजाई गई थी, जिसको हमने क्या बोला? कंडीशनल, अनकंडीशनल नहीं। भोजन को आना और कुत्ते की लार टपकना ये अनकंडीशनल है, ये नेचुरल है। पर अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हम एक कंडीशनल स्टिमुलस लेकर आ रहे हैं। कैसे? अब हम उसको पैदा कर रहे हैं, यानी घंटी की वो आवाज के साथ अब उसकी लार आई। अब हमने भोजन हटा दिया, अब क्या हो रहा है कुत्ते के साथ? जब वो घंटी की आवाज सुन के उसकी लार टपक रही है। ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। वह प्रतिक्रिया जो सीएस के द्वारा उत्पन्न होती है, अब वह ऑटोमेटिकली होगा। अब जब भी घंटी बजेगी उसकी लार टपकेगी ना। नॉर्मली क्या हो रहा था, अनकंडीशनल भोजन को देख के लार टपकती, पर ये अभ्यास से उसको हमने कुत्ते को ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि हम किसी के साथ भी उसके सोचने समझने की चेतन की अवस्था को भी बदला जा सकता है। ट्रू। चलिए, एग्जाम्पल लिखा, जैसे अच्छा लो, दे ही दिया उसको एग्जाम्पल, वही दिया है इसमें, मैंने ध्यान नहीं दिया। यूसीआर, अनकंडीशनल स्टिमुलस, खाना आता है, फिर क्या होता है? कुत्ते का लार टपकना, यानी कि यूसीआर, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। फिर घंटी की आवाज, ये नेचुरल स्टिमुलस बनेगा, और प्लस इस किसके साथ जोड़ दिया हमने इसको? यूसीएस के साथ जोड़ दिया, खाने के साथ। फिर क्या हो रहा है? घंटी और खाना दोनों को देख के कुत्ते की क्या हो रही है? लार टपक रही है। अब क्या हो रहा है? अभ्यास के बाद हमने खाना हटा दिया और घंटी बजा रहे हैं तो कुत्ते की लार टपक रही है। यही तो था इवान पावलोव का मॉडल, अनकंडीशनल मॉडल, याद है ना? वही। चलिए, इस प्रकार प्राणी ने तटस्थ उत्तेजना को एक यादगार संकेत के रूप में सीख लिया है, जिससे प्रतिक्रिया स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कंडीशनल रिस्पॉन्स का उपयोग सिखाई गई व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं, आदतों और अनजाने सीखने में किया जाता है। जैसे कि, और इसका सरल एग्जांपल, क्लास में आपको सिखाया जाता है, जैसे ही कोई आए तुरंत खड़े हो जाना है आपको। कोई भी आपने, आपकी उम्र से हम बड़ा व्यक्ति, हम खड़े हो जाते थे। स्कूल की घंटी बजी, तुरंत सारे काम छोड़ के बैग पर करके बाहर निकलना है। ये चीजें आती हैं। जैसे ग्राउंड में खेल रहे हैं, संकेत मिला, घंटी बजेगी, तुरंत निकल जाओगे, वो ग्राउंड खाली करना है आपको। ये सब चीजें, पर इसका एक मेन जो एग्जाम्पल वो यही है। एक लास्ट और बची है, फ्लैशबैक मेमोरी। ये तो पता है ना फ्लैशबैक मेमोरी क्या होती है? फ्लैशबैक आपने मूवियों में देखा होगा, फ्लैशबैक में जाते हैं, फ्लैशबैक में चीजें याद आती हैं आपको, तो वही फ्लैशबैक मेमोरी की बात की जा रही है। ये भी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें बहुत समय पुरानी चीजें हमको याद आती है। तो फ्लैशबैक मेमोरी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी अत्यंत भावनात्मक या अप्रत्याशित घटना, यानी हाईली इमोशनल और एक्सपेक्टेड इवेंट को अत्यंत सटीक और स्पष्ट रूप से याद रखता है। इसे क्या लिखा है? फ्लैश बल्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह यादें कैमरे की फ्लैश की तरह मस्तिष्क में अचानक और जीवित रूप से, स्थायी रूप से छवि रहती हैं। ठीक है। अब इसकी क्या क्या विशेषता है? उच्च भावनात्मक प्रभाव, हाई इमोशनल इंपैक्ट की बात की जा रही है, अर्थात यह स्मृतियां तब बनती हैं
जब घटना व्यक्ति पर गहरा भावनात्मक प्रभाव डालती है, कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारे इंसिडेंट होते हैं, वो हमको रहते हैं, फिर कभी एकदम से फ्लैशबैक में याद आती हैं वो चीज़ें। स्पष्टता और विस्तार, जैसे एग्ज़ाम्पल इसका दूँ ना, आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप रहा होगा, झूठ मत बोलना, रहा होगा। मैं आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता, पर रहा होगा। मान के चलता हूँ 10 साल पहले, 10 साल पहले आपका किसी प्रेमिका के साथ संबंध था। प्रेम संबंध की बात करूँ ना, फालतू मत सोचना ज़्यादा। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी हुई कि साथ नहीं हो पाया, आपका विवाह नहीं हो पाया आपका उनके साथ। फिर अचानक 10 साल के बाद वही प्रेमी आपको कहीं मिलता है और आप उनको देख के आपको बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। उनकी, अब मान के चलिए उनकी गोद में एक बच्चा भी है। अब कुछ चीज़ें याद आई होंगी, कभी साथ में बैठे होंगे, कभी हमने भी ख्वाब देखा था कि हमारा अपना एक परिवार होगा। जिस बच्चे को मुझे अपना नाम देना चाहिए था, आज उसको किसी और का नाम मिला है। तो ये जो चीज़ हो रही ना, ये फ्लैशबैक मेमोरी है, ठीक है? अब मुझसे मत कहना कि सर को एक्सपीरियंस है, सर को एक्सपीरियंस नहीं है। सर एक ग्राउंड डेड व्यक्ति है। मैं रहता हूँ सोसाइटी के बीच, समाज के बीच, और मेन चीज़ किताबें भरी पड़ी हैं मेरे पास, उधर पूरी अलमारी भरी पड़ी हुई है, ये कम से कम 40-50 बुक तो यहीं रखी हुई हैं। तो कुछ नहीं करता, पढ़ता रहता हूँ, अनुभव लिए हैं, जीवन के अनुभव तो हैं ही, अपने व्यक्तिगत अनुभव भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी नोक-झोंक के साथ। स्पष्टता और विस्तार, यानी कि व्यक्ति घटना के कई पहलुओं को स्थान, समय, लोग और वातावरण से स्पष्ट रूप से याद रखता है। स्थायित्व की बात करूँ, यानी लॉन्ग लास्टिंग, यह स्मृतियाँ लंबे समय तक बनी रहती हैं और अक्सर जीवन भर याद रहती हैं। विश्वास की भावना, यानी कि हाई कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। व्यक्ति को लगता है कि उसने घटना सही तरीके से याद रखी है, भले स्मृति पूरी ना हो। एग्जाम्पल जैसे कि 9/11 का आतंकी हमले के समय लोग किस जगह थे और क्या कर रहे थे, किसी प्रियजन की मृत्यु का अचानक समाचार आना, राष्ट्रीय आपदा, ऐतिहासिक घटना जिनका व्यक्ति प्रत्यक्ष अनुभव करता है, मस्तिष्क की संरचना, फ्लैश बल्ब स्मृति, ये भी आती है हमारी अंगमीडाला, भावनाओं को जोड़ती है, और हिप्पोकैम्पस स्मृति को दीर्घकालिक रूप से संग्रहित करती है। तो ये थे आपकी, अब ये मैंने देखिए सारी की सारी इन्फो इनको शॉर्ट में भी दिया है। आप शॉर्ट पढ़ लेना, और लेकिन पहले आप डिटेल पढ़ना, तब आके आप ये शॉर्ट पढ़ना, ठीक है? तो अभी देखते हैं अपन समय कितना हुआ है, वरना फिर ज़्यादा हो जाएगा, आज मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को, है ना? मेमोरी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा हो गई डिटेल। ये देखिए सारी की सारी मेमोरी करना है, 20-25 स्लाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, कमी है, कोई ज़्यादा नहीं है। चलिए, तो आज की क्लास ऐसा करते हैं, यहीं खत्म करते हैं, 1:12 की हो गई है। कल हम बाकी की चीज़ें कल करेंगे, तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और कमेंट वगैरह किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, बताया करो कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की, हम कैसा पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है? प्रथम बार आपके पास ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ मैं, बाकी वैसे तो मैंने काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग दी है ना, तो ट्रेनिंग का तो लंबा खासा अनुभव है मेरे पास। हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ। हज़ारों लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ मैं, वो भी ऑनलाइन नहीं, फिज़िकली ट्रेनिंग दे चुका हूँ। चाहे वो कोई चीज़ सिखाना हो, सिस्टम समझाना हो उनको, कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेनर रहा हूँ, एनजीओज़ में भी ट्रेनिंग का काम किया है, तो अच्छा खासा अनुभव है सिखाने का तो मुझे, ठीक है? तो मिलते हैं फिर अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छे विचार रखिए। ये चार्ट भी है, ये पढ़ना आपको लास्ट में, ठीक है? पहले आपको मेमोरी पढ़ना है। तो मिलते हैं कल पुनः नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद सभी मेरे प्रिय साथियों को, प्रिय दोस्तों को। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।